सो बच्चों, वेलकम बैक टू सर्वज्ञ एजुटेक। तो अपनी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की सीरीज़ में हम लेके आए हैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट, जिसमें कि लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था रिगार्डिंग बैटल ऑफ प्लासी, फिर हमने पढ़ा था बैटल ऑफ बक्सर, और सबसे लास्ट में हमने पढ़ा था ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के बारे में, जिसमें कि हमने देखा था कि कैसे बंगाल के अंदर एक डुअल गवर्नेंस इस्टेब्लिश हुआ था, जिसमें कि आपके बोथ ब्रिटिशर और नवाब वहाँ पर टेक केयर कर रहे थे उस एरिया का। अब जो नेक्स्ट पार्ट आपका होता है वो होता है आपका मैसूर के बारे में। आज हम बात करेंगे थोड़ा सा एंग्लो मैसूर वॉर, एंग्लो मराठा वॉर, इन दो चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे और फिर हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैसूर डायनेस्टी की। तो मैसूर में कौन सी डायनेस्टी राज कर रही थी? तो देखो, एक बैटल हुई थी, बैटल ऑफ टालीकोटा, और इसको बहुत अलग अलग नाम से जाना जाता है। बैटल ऑफ राक्षस टंगड़ी, बैटल ऑफ बनलहट्टी, इन दोनों नाम से भी इसको जाना जाता है, तो आप ये याद रखना। तो बैटल ऑफ टालीकोटा आपकी हुई थी 1565 में। क्लियर? तो देखो 1565 में हुआ क्या था। अगर आप साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में आपको दो मेजर एम्पायर देखने को मिलते हैं, दैट इज योर विजयनगर। ठीक है, एक विजयनगर एम्पायर आपको देखने को मिलता है, जो कि स्टैब्लिश किया था किसने? हरिहर एंड बुक्का ने। ये आपको ध्यान रखना है। अब हरिहर बुक्का ने जब स्टैब्लिश किया तो इसमें वेरियस सल्तनेट ने वेरियस डायनेस्टीज में इसमें रूल किया। इनकी क्रोनोलॉजी आप याद रख लीजिए। सबसे पहले आई थी कि आपकी संगम, सुलवा, तुलवा, और फिर लास्ट आपकी एक और डायनेस्टी आई थी। तो इसमें याद रख लेना, इसका जो एक्रोनिम था वो था SSTA, आखिरी थी अराई वेडू। ठीक है, इसका एक्रोनिम आप याद रख लेना SSTA। ठीक है, हालांकि वैसे ये तो मेडिवल हिस्ट्री का पार्ट हो जाता है, बट फिर भी आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड तो बताना ही था। तो विजयनगर एम्पायर की हमने यहाँ पे बात करी। तो विजयनगर एम्पायर यहाँ पर बैटल ऑफ टालीकोटा में हार गया था। वेरियस जो किंगडम थे आपके, जैसे अहमदनगर हो गया, बहामनी किंगडम हो गया, इन सब ने आपके क्या करा था, एक साथ मिलकर एक यूनाइटेड फ्रंट बना के विजयनगर के अगेंस्ट अटैक किया था। तो इस अटैक में या इस बैटल में आपका विजयनगर हार गया था। तो उसके बाद जो विजयनगर का पूरा एरिया था वो बहुत छोटी छोटी सल्तनतों में डिवाइड हो गया। उनमें से एक थी आपकी मैसूर की सल्तनत। वहाँ पर कौन थे? वहाँ पर एक हिंदू किंगडम बना जिसको कि वोडेयर नाम से जाना गया। क्यों? क्योंकि इसके राजा थे वो थे चिक्का कृष्णराज वोडेयर। ठीक है, इन्होंने रूल किया 1734 से 1766 तक। लेटर ऑन इनके जो सक्सेसर्स थे, वहाँ पर आप देखेंगे कि जब 18वीं शताब्दी के सेकेंड हाफ की हम बात करें तो यहाँ पर एक व्यक्ति आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है, हैदर अली, और दूसरे टीपू सुल्तान। तो हैदर अली जो थे वो इसी वोडेयर डायनेस्टी के क्या थे, एक सोल्जर की तरह उन्होंने आर्मी में ज्वाइन किया। फिर लेटर ऑन प्रमोशन पा पाकर वो एक ठीक ठाक पोस्ट पर पहुंच गए, जहां पर कि वो इतनी पावर उन्होंने एक्यूमुलेट कर दी कि उन्होंने जो उस समय के राजा थे उनको ओवरथ्रोन कर दिया और खुद गद्दी पर बैठ गए। तो वहां पर आपके कौन बैठ गए थे? फिर हैदर अली। तो यहाँ पर राइज ऑफ हैदर अली आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इंडिया में 18th सेंचुरी के मिड में इनका आपको राइज देखने को मिलेगा। इनको हालांकि बोला जाता है द रियल फाउंडर ऑफ मैसूर। अब ऐसा क्यों? क्योंकि मैसूर ने जितनी भी ख्याति, ये जितना भी डेवलपमेंट मैसूर में हुआ था, जिस वजह से उस मैसूर को आज जाना जाता है, जैसे मैसूर को एक और नाम बोला जाता है द सिटी ऑफ पैलेसेस। ठीक है, इसको सिटी ऑफ पैलेसेस के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब जो ख्याति थी वो सब किसके अंडर आई थी? आपके हैदर अली के टाइम में आई थी। हालांकि ये क्या थे, ये अनएजुकेटेड थे, बट फिर भी इनको मिलिट्री का बहुत अच्छा ज्ञान था। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1732 में मैसूर वाज रूल्ड बाय टू ब्रदर देवराज एंड नंदा, हु वाज द अर्लियर मिनिस्टर ऑफ कृष्ण चिक्का राय। हैदर अली उस समय क्या थे? आर्मी में सिर्फ एक सोल्जर थे। लेटर ऑन इन्होंने मिलिट्री कमांडर बने ये। फिर इन्होंने क्या करा, यहाँ पर ओवरथ्रो कर दिया था। अब जब हैदर अली आपके मेन प्रोमिनेंस में आए तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक फैक्ट्री या फिर आप बोल सकते हैं एक आर्मरी बनाई, जिसमें कि वेपन्स बना करते थे विद द हेल्प ऑफ फ्रेंच। ठीक है, और ये स्टैब्लिश किस जगह पे करी गई थी? ये डिंगुल में स्टैब्लिश करी गई थी, जो मॉडर्न डे आपके तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, डिंगुल से आपको एक और चीज याद आनी चाहिए, डिंगुल लॉक।
जिसको कि जीआई टैग भी मिल रखा है। ठीक है, याद रख लेना इसको, जीआई टैग ऑलरेडी मिल चुका है, तो ये आपको याद रखना है। फिर 1759 में जो मराठा थे उन्होंने मैसूर पे अटैक किया। हालांकि जो हैदर अली थे उनकी मिलिट्री स्ट्रेंथ को देखते हुए, मिलिट्री स्ट्रेटजी की वजह से उन्होंने मैसूर को फिर भी बचा लिया, और नंदराज ने उन्हें क्या कर दिया, चीफ जनरल अपॉइंट कर दिया अपनी मिलिट्री का। ठीक है, 1760s में तो जनरल हैदर अली थे, उन्होंने पूरे के पूरे जो किंगडम था उसके ऊपर अपना राज इस्टेब्लिश कर दिया। नंदराज को मार दिया और अब खुद वो वहाँ के राजा बन गए। क्लियर, तो 1767 के लगभग वो वहाँ के राजा बन चुके थे। हालांकि इसमें आप देखोगे तो जो हैदर अली थे वो एक बहुत ही अच्छे खासे मतलब वर्दी सुल्तान थे, उनको अच्छा खासा डिप्लोमेटिक स्किल्स आती थी, बहुत सी चीज़ें ऐसी करी उन्होंने जो कि उस टाइम पे नीडेड थी फॉर द मैसूर। जैसे ही उनके हाथ में पावर आई तो सबसे पहले उन्होंने श्रीरंगपट्टनम को अपनी कैपिटल बनाया, और ये श्रीरंगपट्टनम आप याद रख लेना क्योंकि लेटर ऑन हम एक ट्रीटी पढ़ेंगे, ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम, वो आपको याद रखनी है, वो कौन से एंग्लो मैसूर युद्ध के बाद हुई थी। क्लियर, फिर इनका जो डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट था वो लगातार चलता रहा विद द मराठा, जो माधव राय थे। ठीक है, लास्ट लेक्चर में जब हमने अभी इसके बाद जब हम एंग्लो मराठा पढ़ेंगे तो मैं आपको माधव राव के बारे में भी बताऊंगा। ठीक है, तो एंग्लो मराठा और या फिर आपके जो मैसूर का था और मराठाओं के बीच में रेगुलरली युद्ध चलते रहे। फिर जब माधव राव की मृत्यु हो गई, ठीक है, उसके बाद जो हैदर अली थे उन्होंने मराठाओं से लड़ा और जितनी भी उनकी टेरिटरी थी वो वापस ले ली थी। क्लियर, ब्रिटिशरों ने भी मैसूर के ऊपर अटैक किया जैसे कि मराठाओं ने किया था, और टोटल के टोटल 4 एंग्लो मैसूर वॉर लोगों के बीच में हुए। हालांकि एंग्लो मैसूर वॉर की हम टाइमलाइंस तो ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ठीक है, तो पहला एंग्लो मैसूर वॉर हुआ है वो आपका हुआ है 1767 से 1769 के बीच में। ये लगभग आपका 1.5 साल की तरह लगभग चला था। ठीक है, इसमें आपका जो था नॉर्दर्न सिरकरस रीजन में आपका मेनली जो बैटल थी वो लड़ी गई थी। तो ये जो युद्ध था वो ख़त्म हुआ था विद ट्रीटी ऑफ मद्रास। अब देखो हुआ क्या इसमें, जो आपके ब्रिटिशर्स थे उन्होंने किस पे अटैक किया, मैसूर पे अटैक किया, और जो आपके हैदर अली थे उन्होंने सीधा सीधा क्या कर दिया, वो सीधा पहुंच गए मद्रास के पास। अब मद्रास किसके अंडर आता था, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, मद्रास आता था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंडर, क्योंकि यहाँ पर एक क्या बना था आपका, सेंट जॉर्ज बन रखा था। क्लियर, तो ये पहुंच गए सेंट जॉर्ज के गेट पे। अब ब्रिटिशरों को जैसे ही लगा कि उनकी एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेटेजिक पोजीशन वो खतरे में है, तो इन्होंने इनके साथ ट्रीटी कर ली, दैट इज ट्रीटी ऑफ मद्रास। और इस ट्रीटी में सभी एक्सचेंज ऑफ प्रिजनर्स और म्यूचुअल रीइंस्टीट्यूशन ऑफ कॉन्क्वेस्ट, जो भी चीज़ें जीती गई थी उनको वापस कर दिया गया। और हैदर अली को प्रॉमिस किया गया था कि जब भी हैदर अली को ज़रूरत पड़ेगी तो इंग्लिश उनकी मदद करने आएंगे। हालांकि इंग्लिश ने जो वादा किया था वो कभी निभाते नहीं थे, तो लेटर ऑन जब मराठाओं ने मैसूर पे अटैक किया तब हैदर अली ने इंग्लिश की तरफ जब देखा तो इंग्लिश ने मना कर दिया कि हम आपकी मदद नहीं करेंगे। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। विद मराठा एंड द निज़ाम हैदर अली फॉर्म्ड एन एंटी इंग्लिश अलायंस। तो शुरू में तो इन्होंने बनाया, लेटर ऑन यही लोग आपस में भी लड़ चुके थे। क्लियर, तो 1781 में ही लॉन्च्ड एन इन्वेजन इन द कार्नेटिक, इन्होंने अरकोट को भी अपने अंडर कर लिया था। ठीक है, तो देख पा रहे होंगे आप इन्होंने कितनी सारी चीज़ों को जीता था। फिर उन्होंने सर आयरी कूट को हटाया, कहाँ से, both Maratha and Nizam from the Hyder side, but the unfazed Hyder met English head on and only be defeated in November 1781 at Porto Novo। क्लियर, तो पोर्टो नोवो में इनकी थोड़ी सी हार हो गई थी, तो ये आपको ध्यान रख लेना है। ठीक है, यहाँ पर जब हम बात करेंगे सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर की तो उसके बारे में देख लेते हैं। तो हैदर अली ने क्या करा, एक्यूज किया इंग्लिशों को कि उन्होंने उनके फेथ को ब्रीच किया है। अब देखो फेथ को ब्रीच किया, इसका मतलब क्या, जो फर्स्ट या फिर जो ट्रीटी ऑफ मद्रास में आपका बोला गया था बाय दी ब्रिटिशर्स कि हम आपकी मदद करने ज़रूर आएंगे, वो इन्होंने अपना वादा नहीं निभाया, जिसकी वजह से हैदर अली को गुस्सा आ गया और उन्होंने अटैक कर दिया किसके ऊपर, उन्होंने ब्रिटिशरों के ऊपर अटैक कर दिया। और इन्होंने इसमें किसकी मदद ली थी, फ्रेंच की मदद ली थी। ठीक है, तो आप इतना सा ध्यान रख लेना कि जो हैदर अली था उनका जो थोड़ा सा डेविएशन था वो किसकी तरफ था, फ्रेंच की तरफ था। हालांकि इन्होंने जो अपनी आर्मी थी उसको भी जो यूरोपियन पावर थी उनकी लाइन पे डेवलप करा था। क्लियर, इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा एबल रूलर माना गया था अपने टाइम का। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जब इनकी फ्रेंच के साथ
डील होने वाली थी, हालांकि उसी समय आपका क्या हो गया, अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस आपका वहां पर हो गया था, जिसकी वजह से तो फ्रेंच का ध्यान था वो उधर की तरफ शिफ्ट हो गया। क्लियर, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और हैदर अली और फ्रेंच की जो पार्टनरशिप थी, आप एक तरीके से बोल सकते हो, इन लोगों की पार्टनरशिप में इन्होंने बहुत अच्छा ग्रो किया था। क्लियर, तो ये आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि कर्नल फल्टन के बीच में यहाँ पे सरेंडर का आदेश हुआ था। तो जो गैरिसन था मंगलौर में, वो सरेंडर कर दिया गया था किसको, टीपू सुल्तान को। बस इतना आपको याद रखना है। फिर यहाँ पर अच्छा आप देख लेते हैं कि इसके जो कोर्स था वो वॉर का कैसा कोर्स रहा था। सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर का कोर्स हम बात कर लेते हैं, ठीक है, सेकेंड वॉर का। तो जब आप यहाँ पे देखोगे जो एंटी ब्रिटिश अलायंस बनाया गया था, और यहाँ पर फिर देखो क्या हुआ था, एक एंटी ब्रिटिश अलायंस बना था। क्लियर, जिसमें कि आपके कौन कौन थे, एक तरफ थे मराठा, दूसरी तरफ निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है, और तीसरी तरफ थे कौन आपके, हैदर अली। क्लियर, तो ये वहां पर आपको ध्यान रखना है। अब यहां पर हुआ क्या था, इसके बाद इनके बीच में युद्ध हुआ, और जब पोर्टो नोवो में आपके हैदर अली को डिफीट मिली, तो उसके बाद यहाँ पे बहुत सारे समीकरण बिगड़ गए थे। ये पोर्टो नोवो कब हुआ था, 1781 के आसपास। फिर इसके बाद हुआ क्या था, जो ट्रीटी थी, ठीक है, हर युद्ध के बाद आप पढ़ोगे एक ना एक ट्रीटी साइन करी गई। तो यहाँ पर ट्रीटी ऑफ मंगलौर, जो कि प्रेजेंट डे कर्नाटक में पड़ता है, वो साइन करी गई थी। बट ये हैदर अली के द्वारा साइन नहीं करी गई थी, ये साइन करी गई थी बाय दी टीपू सुल्तान। क्यों, तब तक हैदर अली की मृत्यु हो चुकी थी। वो किससे मरे थे, वो कैंसर की वजह से मरे थे। क्लियर, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और फिर यहाँ पर लेटर ऑन देखो, कैंसर की वजह से हैदर अली मर गए, फिर टीपू सुल्तान ने लड़ना स्टार्ट किया। टीपू सुल्तान लड़ रहे थे, वो भी बहुत एबल लीडर थे, तो टीपू सुल्तान ने इस वॉर को कंटिन्यू किया, जो सेकंड एंग्लो मैसूर वॉर था उसको कंटिन्यू किया। फिर जब कोई डिसीजन नहीं आ पाया था, इस वजह से फ्रस्ट्रेट होकर दोनों ही पार्टियों ने, दोनों साइडों ने ट्रीटी ऑफ मैंगलोर को साइन किया। क्लियर, तो ये सब तो हुआ था आपका क्या, सेकेंड वॉर। फिर हम बात कर लेते हैं थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में। अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का जो बैकग्राउंड था वो समझ लेते हैं। यहाँ पर एक डिस्प्यूट आ गया था बिटवीन टीपू सुल्तान एंड स्टेट ऑफ त्रवंकोर, ठीक है। त्रवंकोर ने क्या करा था, एक दो जगहें थी आपकी, जलकोटाल एंड कन्नौर, ठीक हो, इनको डच से खरीद लिया था। अब जब इनको डच से खरीद लिया था, हालांकि ये जो डच थे या फिर ये जो दोनों जगहें थी, ये किसके अंडर आती थी, ये कोचिन के अंदर आती थी। और ये जो कोचिन था, ये किसका फिड्यूशरी रह चुका था, ये थी टीपू सुल्तान के फिड्यूशरीज, ठीक है। तो यानी कि सीधी सीधी सी अगर बात करें तो कोचिन टीपू सुल्तान के अंदर आता था, पर कोचिन के अंदर की दो जगहें डच ने किसको बेच दी, त्रवंकोर को। तो उस वजह से त्रवंकोर और इनके बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट आ गया, जिस वजह से अप्रैल 1790 में टीपू सुल्तान ने थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर का घोषणा कर दी। क्लियर, अब थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ तो ब्रिटिशरों ने त्रवंकोर की साइड ली, और वो त्रवंकोर की साइड से लड़े और उन्होंने मैसूर के खिलाफ युद्ध किया। अब देखो, जब यहाँ पर युद्ध चल रहा था तो इंग्लिश की साइड से कौन आए थे, एक यहाँ पे जनरल मिडोज आए थे, ठीक है। तो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर जनरल मिडोज के अंडर आए थे। फिर लेटर ऑन इस यहाँ पर 1791 में कौन आपके, कॉर्नवालिस, जो कि लेटर ऑन जाके बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं। 1793 में इन्होंने क्या, परमानेंट सेटलमेंट की स्थापना की थी, इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको कॉर्नवालिस ने जब इसकी कमान अपने हाथ में ले ली थी, तो फिर ये लोगों ने मार्च किया कहाँ पे, अंबूर में और वेल्लोर में, जहाँ से वो लोग सीधा किसकी तरफ रुक कर गए थे, सेरेंगपट्टनम, जो कि किसकी कैपिटल थी, जो कि कैपिटल थी आपकी मैसूर की, ठीक है। और कोयम्बटूर भी उनके पास आ गया था, लेकिन हालांकि लेटर ऑन वो उसको हार गए थे, ठीक है। लेटर ऑन जो ब्रिटिशर्स थे, इनकी मदद की किन लोगों ने,
इनकी मदद की मराठा एंड निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने, क्योंकि इनके पिछले क्लासेस रहते थे आपके मैसूर के साथ। हालांकि इन्होंने जो एंटी ब्रिटिश अलायंस इस्टेब्लिश किया था वो टूट चुका था तब तक, और लेटर ऑन फिर इन्होंने ब्रिटिश की साइड ली, क्योंकि ब्रिटिशरों ने वादा किया था कि अगर हम मैसूर को जीत जाते हैं तो हम आपकी कैप्चर करी हुई टेरिटरी आपको वापस कर देंगे। हालांकि अगेन ब्रिटिशरों ने फिर से ये नहीं किया था, और वही कॉज था एंग्लो मराठा वॉर का। क्लियर? तो इंग्लिश ने अटैक किया सेरिंगपट्टनम को, और फिर यहाँ पर उन्होंने सेरिंगपट्टनम जीत लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर उसके बाद लेटर ऑन साइन हुई थी क्या, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है, ये मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर सबसे एंड में आपकी सेरिंगपट्टनम की ट्रीटी को साइन किया था कब, मार्च 1792। तो 1790 में अप्रैल में ये स्टार्ट हुआ था बाय टीपू सुल्तान। ठीक है, कॉज क्या रहा था, त्रवंकोर को अटैक किया था। ठीक है, त्रवंकोर को अटैक किया तो आपका ब्रिटिशरों ने साइड दी किसको, आपके त्रवंकोर को, उनकी तरफ से लड़े। फिर यहाँ पे थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर हुआ, और 1792 में थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर खत्म हुआ विद द साइनिंग ऑफ सेरिंगपट्टनम। अब इस ट्रीटी के अंदर लगभग आधे से ज़्यादा टेरिटरी, ठीक है, ट्रीटी का सिग्निफिकेंस क्या रहा, जो आधे से ज़्यादा टेरिटरी, हाफ ऑफ टेरिटरी of Mysore was divided। ठीक है, तो आधे से ज़्यादा टेरिटरी को आपका डिवाइड कर दिया गया था बिटवीन इंग्लिश, ऐसा बोला गया था। ठीक है, इंग्लिश और मराठाओं के बीच में बोलने की बात करी थी, लेकिन लेटर ऑन इन्होंने वापस दिया नहीं था। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, इंग्लिश, मराठा और निज़ाम। ठीक है, इन तीनों ने टेरिटरी को डिवाइड किया था, और इसके साथ साथ इन्होंने वॉर डैमेज मांगा था इनसे, कितना, लगभग 3 करोड़ रुपए का वॉर डैमेज की मांग करी थी। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसमें से भी आधी तो वॉर इंडेमनिटी उन्होंने दे दी थी, लेकिन रेस्ट ऑन वो नहीं दे पाए, तो उनको बोला गया कि ओके आप इंस्टॉलमेंट में दे लेते ना। लेकिन तब तक के लिए टीपू के 2 बेटे थे, उनको हॉस्टेज बना के रखा गया, कहाँ पर, इंग्लिशों के पास। तो ये आपको ध्यान रखना है, किसके बारे में, ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम के बारे में। इसके बाद लेटर ऑन आपको, अब हम बात कर लेते हैं फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर की। इसमें देखो हुआ क्या था, इसका जो कॉज था या इसका जो बैकग्राउंड था वो आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे टीपू सुल्तान ने 1792 से लेके 1799 के टाइम पीरियड के बीच में अपने जितने भी लॉसेस हुए थे उनको वापस लेने की कोशिश करी थी। ठीक है, और इन्होंने ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम की जितनी भी शर्तें थी उन सबको मान लिया था, और इनके बच्चों को भी छुड़ा लिया था। ठीक है, लेकिन जब आपके वोडोयर, जो कि प्रीवियस डायनेस्टी थी, ठीक है, वोडोयर के जो रूलर थे उनकी डेथ हुई, उसके बाद ब्रिटिशरों ने बोला कि इनके जो सक्सेसर हैं उनको आप एज द रियल सक्सेसर मान लो। इसके लिए आपके टीपू सुल्तान ने मना कर दिया था। ठीक है, तो टीपू सुल्तान ने मना करा कि हम वोडेयर के जो सक्सेसर हैं, या जो वोडेयर में जो अब जो नए लड़के हैं उनको थ्रोन पे नहीं बिठाएंगे, और ख़ुद को ही एज अ सुल्तान डिक्लेयर करके रखा। और वो ये भी चाहते थे कि जो सेरिंगपट्टनम में उनकी हार हुई थी उसको वो क्या बोलते हैं, भुला सके और कुछ नई अचीवमेंट ये कर सके। ठीक है, फिर हुआ क्या, 1798 में कौन, आपके जॉन शोर की अध्यक्षता में, ठीक है, एक टीम भेजी गई, एक आर्मी भेजी गई। किसने भेजी थी, वेलेस्ली ने। क्लियर, वेलेस्ली ने एक टीम भेजी, किसके अंडर, सर जॉन शोर के अंदर, जो कि नए गवर्नर जनरल बने थे। और इन्होंने क्या चाहता, ये चाहते थे जो टीपू सुल्तान की फ्रेंडशिप बढ़ रही है किसके साथ, फ्रेंच के साथ, उनको वहाँ से इंडिपेंडेंट कर दे। और ये चाहते थे कि जो टीपू सुल्तान है ये क्या साइन कर ले, ये सब्सिडियरी अलायंस साइन कर ले, किसके साथ, मैसूर के साथ। हालांकि टीपू सुल्तान ने ये साइन करने से मना कर दिया। क्लियर, तो फिर लेटर ऑन जब मना कर दिया तो फिर वॉर हुई। तो वॉर बिगन हुई कब, आपकी अप्रैल 17 1999
9 ईयर खत्म कब हो गई? May 4, 1999। क्लियर, बहुत जल्दी खत्म हो गई थी, 1 महीने के अंतराल, 1 महीने क्या आधा महीने के अंतराल में ही खत्म होगी विद द फॉल ऑफ श्रीरंगपट्टनम। और इस वॉर के दौरान आपके कौन? टीपू सुल्तान की डेथ हो गई थी। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। टीपू वाज डिफीटेड फर्स्ट बाय द जनरल स्ट्रॉट एंड देन बाय द जनरल हैरिस। क्लियर, इंग्लिश की अगेन किसने मदद करी थी? मराठा, और निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने दोबारा से मदद करी थी। मराठाओं को प्रॉमिस किया गया था कि आधे से ज़्यादा टेरिटरी टीपू सुल्तान की हम आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। आफ्टर टीपू सुल्तान इंग्लिश चूज अ बॉय फ्रॉम द अर्लियर डायनेस्टी टू बी द नेक्स्ट रूलर ऑफ मैसूर। हालांकि उनको भी सब्सिडरी अलायंस के अंडर बिठाया गया था। तो चलो, जब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो कुछ चीज़ों के बारे में देख लेते हैं, जैसे सब्सिडरी अलायंस। ठीक है, ये कौन लाया था बताओ? ये लेके आए थे आपके लॉर्ड वेलेस्ली। फिर आपका आता है एक डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ये कौन लेके आया था आपका? लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, तो ये दो आप नाम याद रख लेना। साथ साथ एक कभी कभी आ जाता है रिंग फेंस की थ्योरी, थ्योरी ऑफ रिंग फेंस। ये किसके अंडर आई थी? वॉरेन हेस्टिंग के। ठीक है, और इसी रिंग फेंस की थ्योरी को ही सक्सेसर माना जाता है किसका? सब्सिडरी अलायंस का। ये माना जाता है कि रिंग फेंस की थ्योरी को ही थोड़ा मॉडिफाई किया गया था और फिर सब्सिडरी अलायंस की थ्योरी बना दी गई थी। मैसूर आफ्टर टीपू। ठीक है, टीपू सुल्तान के बाद क्या हुआ? दो इंग्लिश ने तो इतनी सारी जगहों का पोजीशन ले लिया था। क्लियर, और जो मैसूर था वो किसको दे दिया गया था? कृष्णराज थर्ड को, जो कि किसके थे? वोडेयार डायनेस्टी के थे। लेटर ऑन 1831 में मैसूर को मिस गवर्नेंस के नाम पे दोबारा से एक्वायर कर लिया गया बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस। सेम इसी ग्राउंड पे आपने देखा होगा कि एक और जगह को एक्वायर किया गया था, और वो कौन सी जगह थी? किसी को याद है? दैट इज योर अवध। ठीक है, अवध को भी ऑन द ग्राउंड ऑफ मिस गवर्नेंस एक्वायर कर लिया गया था बाय द ब्रिटिशर्स। ठीक है, हालांकि लेटर ऑन 1881 में जब लॉर्ड रिपन आए, क्योंकि लॉर्ड रिपन ने बहुत सारे लैंडमार्क चेंजेस किए थे इंडिया में आके। ठीक है, उनमें से एक ये था कि इन्होंने किंगडम दोबारा से उसके रूलर को वापस कर दिया था। क्लियर, तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। अब थोड़ा सा मेरे हिसाब से जब हम बात कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं टीपू सुल्तान के बारे में, क्योंकि देखो इस साल टीपू सुल्तान बहुत न्यूज़ में रहे हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में से एनसीईआरटी न्यूज़ में रही है और उसमें जो चैप्टर में चेंजेस आए थे तो उसके बाद तो टीपू सुल्तान बहुत ज़्यादा न्यूज़ में आ गए थे। तो आपको टीपू सुल्तान के बारे में बहुत सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज होना चाहिए। क्लियर, सबसे पहली चीज़, इन्होंने अपनी जो आर्मी थी ऑर्गेनाइज्ड देयर आर्मी, ठीक है, ऑन यूरोपियन लाइंस। तो जिस तरीके से यूरोपियन अपनी आर्मी को ऑर्गेनाइज करते थे उसी तरीके से इन्होंने भी क्या करा? यूरोपियन वेपन्स को मंगाया। क्लियर, बाद में इन्होंने फ्रेंच के साथ अपनी दोस्ती बहुत ज़्यादा बढ़ाई। ठीक है, फ्रेंच के साथ दोस्ती बढ़ाई इन्होंने। इनके डायरेक्टली लुइस 14 के साथ इनके डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ करते थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। इन्होंने नेवल पावर के लिए काम किया, इन्होंने अपनी नेवी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया, ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है। ठीक है, फिर इन्होंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए भी बहुत ज़्यादा काम किया है। ठीक है, इन्होंने क्या करे थे? कुछ एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें जो कि आपके ग्रहों के बारे में या बाकी चीज़ों के बारे में पता लगाती है, इन्होंने उसके बारे में पूरा रिसर्च करवाई। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है? पायोनियर इन रॉकेट टेक्नोलॉजी। ये आप लोगों को सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, बट जी हाँ, ये सत्य है कि टीपू सुल्तान को पायोनियर ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी बोला जाता है। किसमें? इंडिया में। ठीक है, इन्होंने ऑपरेशन ऑफ रॉकेट्स के बारे में अच्छी खासा इंफॉर्मेशन एक बुक में लिखी थी। फिर इन्होंने सेरिकल्चर, ठीक है, सेरिकल्चर करना स्टार्ट कर दिया इंडिया में, ये आप लोगों को ध्यान रखना है।
क्लियर। और इनके जो फ्रेंच के साथ जब कॉन्टैक्ट थे तो इन्होंने एक जेकोबिन क्लब की स्थापना करी इंडिया में। ठीक है, अगर आप जेकोबिन क्लब के बारे में जानते हैं तो जेकोबिन क्लब आपका कहाँ का था? जेकोबिन क्लब आपका फ्रांस का था। तो ये सब कुछ चीज़ें आपको याद रखते हुए चलना है। अब बात कर लेते हैं एंग्लो मराठा की। एंग्लो मराठा का क्यों यहाँ पर थोड़ी सी दिक्कत आने लग गई थी? ठीक है, तो यहाँ पर देखो एंग्लो मराठा वॉर में क्यों दिक्कत आने लग गई थी। देखो, मराठाओं ने वैसे तो इंग्लिश का साथ दिया था, लेकिन लेटर ऑन इनका क्या होने लग गए थे। अगर मैं बात करूँ आपकी मराठाओं की पावर का जो डिक्लाइन शुरू हुआ था वो कहाँ से हुआ था? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, जो कि कब हुई थी? 1761 के दौरान हो गई थी। क्लियर। तो इस युद्ध के बाद इनका डिक्लाइन होना शुरू हो गया था और यहाँ पर जो पेशवाई थी उसको भी थोड़ा सा डिक्लाइन मिला था। तो यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रख लेना है। क्लियर। तो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बाद यहाँ पर डिक्लाइन हुआ, जिसमें कि अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ लड़े थे ये लोग। बाजीराव फर्स्ट वाज द ग्रेटेस्ट एंड द प्रोमिनेंट मराठा चीफ। ही वाज ब्राह्मण, लेड द मिलिट्री आर्मी। ठीक है, तो मराठा आर्मी को लेड करते थे पेशवा, जो कि कौन होते थे? ब्राह्मण्स होते थे। क्लियर। ये आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा, पर हाँ, पेशवा ब्राह्मण्स होते थे। हालांकि अगर आप देखेंगे तो ज़्यादातर सेनापति बाकी आर्मियों में जितने भी रहते थे वो राजपूत क्लैन से रहते थे, बट यहाँ पर ब्राह्मण्स रहते थे। क्लियर। तो बाजीराव फर्स्ट इंपॉर्टेंट थे और सबसे ग्रेटेस्ट थे। जब मैंने आपको बताया था, ठीक है, पेशवाई की शुरुआत तो बहुत पहले हो गई थी, लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? बालाजी विश्वनाथ। ठीक है, इनके पुत्र कौन थे? बाजीराव। ठीक है, फिर इनके पुत्र थे जिनको नाना साहेब भी बोला जाता था, इनका नाम था बालाजी बाजीराव। क्लियर। तो ये कुछ चीज़ें आपको याद रखनी है पेशवा के बारे में। अगर इतना आपको याद रखे तो मोर देन एनफ है। ठीक है, तो मराठाओं ने ऑर्गेनाइज करी एक आर्मी, जिसके की जो लीडर हुआ करते थे वो थे आपके किंग साहू, और जो आर्मी को लीड किया जाता था वो लीड किया जाता था बाय दी पेशवा। हालांकि जो डिफीट हुई थी पानीपत पे लेटर ऑन द डेथ ऑफ द यंग पेशवा माधव राव वन 1772, इसने पूरी की पूरी कन्फेडरेसी को थोड़ा सा वीक कर दिया था। क्लियर। अब बात कर लेते हैं एंग्लो मराठा वॉर की। देखो, एंग्लो मराठा वॉर की शुरुआत हुई कैसे? अब यहाँ पर देखो, जहाँ जहाँ पर आपके वॉर ऑफ सक्सेशन हुए हैं वहाँ वहाँ पे ब्रिटिशरों ने अपॉर्चुनिटी मिली है, और ब्रिटिशरों ने वहाँ वहाँ जाके अपने क्या करे? युद्ध करे, और लेटर ऑन उस पूरी टेरिटरी को अक्वायर कर लिया। क्लियर। तो यहाँ पर देख लेते हैं कि वॉर ऑफ सक्सेशन कैसे हुआ। नारायण राव, जिन्होंने सक्सीड किया था किसको? माधव राव को 1772 में। क्लियर। उनको असैसिनेट करवा दिया था किसने? रघुनाथ राव ने। एक बार फिर समझ लो। ठीक है, माधव राव, इनके बाद आने थे नारायण राव। लेकिन नारायण राव के जो अंकल थे रघुनाथ राव, ठीक है, इनके भाई थे माधव राव के, इन्होंने अपने ही भतीजे को मरवा दिया था और अपने आप को डिक्लेयर कर दिया था क्या? नेक्स्ट पेशवा। ठीक है, हालांकि जो नारायण राव की विडो थी उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रखा गया सवाई माधव राव, 1.5 माधव राव। क्लियर। उसको डिक्लेयर किया एज अ लीगल हेयर, यानी कि लीगल जो पेशवा बनेगा वो किसको डिक्लेयर किया? आपके सवाई माधव राव को। अब इनको पेशवा बनाने के पीछे सबसे इंपॉर्टेंट हाथ जो था वो आपका था नाना फडणवीस का। ठीक है, इन्होंने एफर्ट्स मारे, क्लियर, विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट मराठा चीफ्स, और फिर उस बच्चे को नेक्स्ट पेशवा डिक्लेयर करा दिया। अब जब नेक्स्ट पेशवा डिक्लेयर करा दिया तो ये जो रघुनाथ राव थे ये कहाँ जाएंगे? ठीक है, ये सीधा गए भागते भागते किसके पास? ब्रिटिशरों के पास, और इन्होंने एक अलायंस बना लिया विद दी ब्रिटिश आर्मी। क्लियर। और इन्होंने जो अलायंस बनाया इन्होंने उसमें कह दिया कि भैया जो ट्रीटी मैं कर रहा हूँ इस ट्रीटी के अंदर मैं आपको सल्सेट और बसेन दे देता हूँ। क्लियर। इन्होंने सीधा सीधा बोला अगर आप मेरी हेल्प करते हो किस में? पेशवा बनने में, तो मैं सल्सेट और बसेन आपको दे दूंगा। तो यहाँ पर ट्रीटी कौन सी साइन करी गई थी? दैट ट्रीटी इज ट्रीटी ऑफ सूरत। क्लियर। तो याद रख लेना वहां पर ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर ली गई थी। क्लियर।
लेटर ऑन जो आपकी ब्रिटिश कलकत्ता थी, अब देखो यहाँ पर इसके पीछे का रीज़न समझ लो। जो आपका 1773 का एक्ट आया था, दैट इज योर रेगुलेटिंग एक्ट, क्लियर, उसका एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ये भी था कि जो बाकी दो टेरिटरी है, कौन कौन सी, बॉम्बे एंड मद्रास, उनको डायरेक्टली किसके अंडर कर दिया गया था, वो डायरेक्टली अब किसके अंडर आ गई थी, बंगाल के अंडर। तो कोई भी फैसला लिया जाएगा वो कौन लेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को डिसीजन लेना था, पर यहाँ पर बॉम्बे के गवर्नर जनरल ने डिसीजन ले लिया और ट्रीटी ऑफ सूरत साइन कर दी। तो जो ब्रिटिश कलकत्ता की काउंसिल थी उसने बोल दिया कि नहीं नहीं, ये ट्रीटी सही नहीं है, क्योंकि कलकत्ता के पास वो पावर है। तो फिर उन्होंने किसको भेजा, फिर यहाँ पर दूसरी ट्रीटी साइन करी गई, दैट इज ट्रीटी ऑफ पुरंदर इन 1776। हालांकि इन 1777 नाना फडणवीस ने उस ट्रीटी को वायलेट किया, क्लियर, और यहाँ पर फ्रेंच को क्या दे दिया, थोड़ा से ग्रांट दे दिए, क्लियर, फ्रेंच को एक पोर्ट दे दिया, मराठा एम्पायर के अंडर जो टेरिटरी आती थी वहाँ से फ्रेंच लोगों को दे दिया। अब इस बात से ब्रिटिशर्स और नाराज हो गए और इन्होंने एक लड़ाई के लिए एक फोर्स भेज दी टुवर्ड पुणे, ठीक है। अब दोनों की दोनों ब्रिटिश और मराठा आर्मी आमने सामने आ गई और मराठाओं की तरफ से जो लीड कर रहे थे दैट इज माधवजी सिंधिया, बहुत ही एबल रूलर थे। इन्होंने एक पॉलिसी अपनाई, स्क्रोच्ड अर्थ पॉलिसी। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो स्क्रोच्ड अर्थ पॉलिसी का मतलब होता है कि जिस जिस एरिया से मराठा निकल गए और उनको पता है कि यहाँ पर अब ब्रिटिशर्स इसको एक्वायर करने आने वाले हैं, तो वहाँ के वो पूरे के पूरे फार्म लैंड को जला देते, मतलब सारा का सारा फूड वो ख़त्म कर देते, जितने भी वेल्स होते थे उन सब में पॉइजन कर देते। तो ना यहाँ पर उनके लिए फूड बचता था ना वाटर बचता था, क्लियर, जिससे कि जो ब्रिटिशर्स थे उनके लिए लड़ना बहुत मुश्किल हो गया। और फिर यहाँ पर ड्यू टू दिस मराठा सरेंडर्ड एंड साइन ट्रीटी ऑफ वडगांव, क्लियर। तो ये आपको अच्छे से याद रख लेना है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे मराठा नहीं था, यहाँ पे इंग्लिश ने सरेंडर किया था, ये टाइपिंग एरर हो गया, यहाँ पे इंग्लिश सरेंडर्ड एंड साइंड दी ट्रीटी ऑफ वडगांव। सेम अगेन, फिर ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन कर ली, फिर से वही ब्रिटिश कलकत्ता काउंसिल ने बोला नहीं नहीं, आप ऐसे कैसे कर सकते हो, क्लियर। तो 1781 में फिर इन्होंने भेजी एक जनरल कैमैक के अंदर, जिन्होंने सिंधिया को फाइनली हराया एट दी सिपरी, और उसके बाद एक ट्रीटी साइन करी गई दैट इज ट्रीटी ऑफ सलबई, क्लियर। और पेशवा की तरफ से तो मेनली सिंधिया जी ने ही साइन करी थी, तो ये हुई थी मई 1782। ये आपको याद रखना है, कब हुई थी ये, 1782 में साइन हुई थी। तो एक बार क्रोनोलॉजी देख ले, सबसे पहले साइन हुई ट्रीटी ऑफ सूरत, ठीक है, ट्रीटी ऑफ सूरत साइन करी गई कब, 1775 में। फिर आपकी हुई ट्रीटी ऑफ पुरंदर, क्लियर, ट्रीटी ऑफ पुरंदर उसी के एक साल बाद 1776 में साइन करी गई। लेटर ऑन फिर हुई इसके बाद क्या, ट्रीटी ऑफ वडगांव, क्लियर। अब ट्रीटी ऑफ वडगांव साइन करी गई, ये लगभग कब हो गई थी आपकी, 1779 में साइन हो गई थी। एक सेकेंड, ट्रीटी ऑफ वडगांव नहीं, इसका टाइम पीरियड हाँ लगभग यही था। फिर आपकी हुई लेटर ऑन ट्रीटी ऑफ सलबई 1782 के लगभग। अभी तक हमने ये कुछ ट्रीटीज़ हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो आपको इतनी ट्रीटीज़ तो याद रखनी है। फिर ट्रीटी ऑफ सलबई में क्या बोला, जो सलसेट है वो किसके पास रहेगा, ब्रिटिश के पास रहेगा, जो बसेन है वो किसको मिल जाएगा, मराठा को मिल जाएगा, क्लियर। इंग्लिश क्या नहीं करेंगे, रघुनाथ राव को अब मदद नहीं करेंगे, ठीक है। पेशवा अब यूरोपियन किसी और पावर को सपोर्ट नहीं करेंगे जो कि वो फ्रेंच को कर रहे थे। फिर होता है यहाँ पे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर, ठीक है। अब जब आपके जो पेशवा माधव राव थे वो उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया था, क्लियर। उसके बाद फिर आपकी डेथ ऑफ नाना फडणवीस भी हो गई।
यहाँ पर अब अपॉर्चुनिटी मिल गई किसको, ब्रिटिशरों को, ठीक है, ब्रिटिशरों को अपॉर्चुनिटी मिली और यहाँ पर फिर उन्होंने आके युद्ध करना स्टार्ट किया। अब देखो यहाँ पर कंडीशंस और ख़राब किस वजह से हो गई, जो नए पेशवा बने उन्होंने जसवंत राव होलकर के भाई को मार दिया जिनका नाम था विट्ठू जी। क्लियर, इस वजह से जो होलकर थे वो नाराज हो गए, पेशवा थे, और इन्होंने अपनी कंबाइंड आर्मी लेके, क्लियर, किसके खिलाफ युद्ध करना स्टार्ट कर दिया, पेशवा एंड सिंधियाओं के खिलाफ युद्ध कर दिया। और जसवंत राव ने हरा दिया किसको, पेशवा और सिंधिया दोनों को हरा दिया, और फिर विनायक राव को नया पेशवा बनाया गया। क्लियर, तो जो बाजीराव यहाँ से भाग गए थे उन्होंने फिर इंग्लिश से मदद मांगी और फिर यहाँ पर साइन हुई ट्रीटी ऑफ बसैन 1802, ठीक है। और इस ट्रीटी ऑफ बसैन में जो आपके बाजीराव सेकंड थे उन्होंने साइन कर ली क्या, सब्सिडरी अलायंस साइन कर लिया, जो कि किसने लाया था, वेलेस्ली ने। क्लियर, तो ये आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रख लेना है। इसका सिग्निफिकेंस क्या था, इसका सिग्निफिकेंस ये था कि जो ब्रिटिशर्स थे उनको अब मराठा टेरिटरी के अंदर अपने ट्रूप्स को रखने की परमिशन मिल गई थी। हालांकि उनको इस चीज़ ने तो उनको और ज़्यादा बेनिफिट दिया क्योंकि ऑलरेडी उनको ये परमिशन मैसूर, हैदराबाद और लखनऊ में ऑलरेडी ये परमिशन उनको मिल चुकी थी। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। फिर इनको क्या बोला गया कि 26 लाख रुपए आपको देनी पड़ेगी हमें इनकम, और सिटी ऑफ सूरत को सरेंडर करना पड़ेगा। और जितना भी निज़ाम के एरिया में आप चौथ कलेक्ट करते हो, चौथ और सरदेशमुखी में, और दोनों बता चुका था आपको, ठीक है, चौथ एंड सरदेश मुखी। क्लियर, ये दोनों इनसे छीन लिए गए और इनको क्या करना, यहाँ पर इनको नेक्स्ट बोला गया कि आप किसी भी यूरोपियन को अपने अंडर एम्प्लॉय नहीं करोगे। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। फिर आती है थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर। आफ्टर दी सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर, यहाँ पर देखो हुआ क्या, ठीक है, तो सॉरी एंग्लो मराठा वॉर, बार बार मेरे मुंह से एंग्लो मैसूर वॉर निकले जा रहा है। क्लियर, तो जो लॉर्ड हेस्टिंग ने उनके टाइम पे, आपके 1813 के टाइम पे एक चार्टर आया था जिसमें कि जो ट्रेड था विद चाइना, उस चाइना और चाय को छोड़ के बाकी जगह की मोनोपोली ख़त्म करी गई थी। क्लियर, तो यहाँ पर होने क्या लगा कि फिर बाकी यूरोपियंस आने लगे। अब उन यूरोपियंस के आने की वजह से ट्रेड होने लग गया, ठीक है। पर यहाँ पर कुछ लोग थे जैसे पिंडारीज थे, वो लोग क्या करने लगे, जो लोग ट्रेड करने आते थे उनको लूट लिया करते थे, उनको मार दिया करते थे, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि यहाँ पर फिर इन लोगों के बीच में वॉर होना स्टार्ट हुआ। उन लोगों की वजह से मराठाओं ने पिंडारियों का साथ दिया, ठीक है। तो ये आप लोगों को याद रख लेना है यहाँ पे। तो पेशवा वाज डिफीटेड एट खिकरी, भोंसले एंड सीताबोली एंड द होलकर एट मधेपुर, ठीक है। तो यहाँ पर बाकी सब ने क्या करा था, एक यूनाइटेड फ्रंट, इन्होंने सोचा कि एक बार और हम क्यों ना लड़ाई करें, तो इन्होंने क्या करा, एक यूनाइटेड फ्रंट बनाया सभी लोगों ने। क्लियर, जिसमें आपके कौन थे, होलकर थे, सिंधिया थे, भोसले थे, सब लोगों ने लगाया। लेकिन फिर इन्होंने वर्सेस ईस्ट इंडिया कंपनी, लेकिन ये यहाँ पर भी हार गए। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और इसका रिजल्ट क्या हुआ, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग ट्रीटी साइन हुई। जैसे ट्रीटी ऑफ साइन पूना हुई थी विद पेशवा, ट्रीटी ऑफ ग्वालियर हुई थी सिंधिया के साथ, ट्रीटी ऑफ मंदसौर हुई थी होलकर के साथ। क्लियर, और 1818 में पेशवा को फाइनली सरेंडर करना पड़ा, ठीक है। और उसके बाद इंग्लिश ने क्या किया, जो मराठा कन्फेडरेसी थी, ये जो पेशवाईशिप थी, ये सब खत्म कर दी। तो अगर आप कभी आपके सामने सवाल है कि पेशवाई को खत्म कब किया गया था, तो दैट इज इन 1818। क्लियर, तो ये आपको ध्यान रखना है। और पेशवा बाजीराव सेकंड को कहाँ पर भेज दिया गया, कानपुर में भेज दिया गया। लेटर ऑन इनके जो बेटे थे नाना साहेब, ठीक है, इन्होंने 1817 की क्रांति में भाग लिया था। कहाँ से, कानपुर से। भी आगे हम पढ़ेंगे। क्लियर, मराठा हारे क्यों थे, इसके पीछे क्या कारण थे। एक तो इनकी जो लीडरशिप थी वो बहुत, लीडर ऑन जो भी बाद के जो रूलर्स थे उनमें इतनी एबल लीडरशिप नहीं थी। बार बार आप देखेंगे जैसे रघुनाथ राव, ठीक है, और बाजीराव सेकंड, ये बार बार आपकी मराठा इंग्लिश से मदद मांग रहे थे। क्लियर, डिफेक्टिव नेचर ऑफ मराठा स्टेट, ये यहाँ जहाँ पर भी जाते थे ये वहाँ पर क्या करते थे, सिर्फ जाते थे, लूटपाट मचाते थे और वापस आ जाते थे। वहाँ कभी भी अपना
एक एम्पायर था वो इस्टेब्लिश नहीं कर सकते थे, जिसकी वजह से इनका स्ट्रांग होल्ड कभी बन ही नहीं पाया इनकी सराउंडिंग टेरिटरीज में, और इसी वजह से इनको हमेशा अपनी सराउंडिंग से खतरा रहा। फिर इनका जो पॉलिटिकल सेटअप था वो बहुत लूज था, मिलिट्री इनकी बहुत इन्फीरियर थी, ये अभी भी ट्रेडिशनल लाइंस पे युद्ध करे जा रहे थे, जो कि बहुत से रूलरों की गलती रही थी। अनस्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसी वही, ये सिर्फ चौथ एंड सरदेशमुखी पे डिपेंडेंट थे, और जहाँ भी जाते थे वहाँ से बस लूटपाट मचाते थे, और वहाँ से कोई प्रॉपर रेवेन्यू सिस्टम जनरेट नहीं करते थे। एक वन टाइम टैक्स उनसे ले लिया और वापस आ गए। क्लियर। फिर और क्या रीज़न था, इंग्लिश डिप्लोमेसी आपको पता ही है कि सबसे ज़्यादा अच्छी थी, तो इस वजह से, और प्रोग्रेसिव इंडियन इंग्लिश आउटलुक। क्लियर, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो लीडरशिप के बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। डिफेक्टिव नेचर ऑफ मराठा स्टेट, तो शिवाजी के टाइम से किसी ने भी कोई एफर्ट्स नहीं मारे कि वो कोई पर्टिकुलर एजुकेशन या यूनिटी बनाने की कोशिश करे। क्लियर, हालांकि हम इन सब चीज़ों के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो ज़्यादा हमें पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। अगर आपको पढ़ना है तो आप वीडियो पॉज करके इसको आराम से पढ़ सकते हैं। क्लियर। ये मिलिट्री सिस्टम के बारे में आप सबको पता होगा कि ट्रेडिशनल लाइन पे ही चल रहे थे वो लोग, वेयर एज ब्रिटिशर्स के पास तो क्या थी, यूरोपियन पावर्स थे वो, उनके पास नई नई बंदूकें थी, जिसकी वजह से उनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मदद मिली। फिर इनकी जो फॉरेन ट्रेड था वो भी इतना अच्छा नहीं था, इन्होंने कोई इंडस्ट्री नहीं सेटअप करी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रख लेना। नेक्स्ट, सुपीरियर इंग्लिश डिप्लोमेसी, सबको पता है इंग्लिशों ने जो भी थे, यानी कि सराउंडिंग के जितने लोग थे, जैसे मराठाओं का यूज़ किया कहाँ पे, मैसूर में। ठीक है, फिर निज़ाम का यूज़ किया कहाँ पे, आपके मराठाओं के अगेंस्ट। क्लियर, तो ये आप लोगों को ध्यान रख लेना है कि डिप्लोमेसी की वजह से इंग्लिशों को बहुत सी चीज़ों के बारे में पता लगा। प्रोग्रेसिव इंडियन वो इंग्लिश आउटलुक, यानी कि वो रेनेसां, साइंटिफिक इन्वेंशन की बात करते थे, सी वोएज की बात करते थे, जिसकी वजह से उनको ट्रेड वगैरह में बहुत ज़्यादा हेल्प मिली। क्लियर, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है, मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर में। क्लियर, तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे आगे सिंध के बारे में, पंजाब के बारे में। तो बच्चों चलो, तब तक के लिए मैं होप करता हूँ कि आप लोग बहुत ही हैप्पी रहे, हैपनिंग रहे, और अच्छे से पढ़ते रहे। धन्यवाद।